नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ दीपिका सिंघल। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करते हैं। देहरादून से खबर आपको बता दें कि उत्तराखंड में फिर से कोरोना का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। देहरादून और धर्मनगरी हरिद्वार में सबसे ज्यादा प्रभाव देखने को मिल रहा है। देहरादून जिले में बनाए गए हैं कुल 8 कंटेनमेंट जोन। पिछले 24 घंटे में देवभूमि में 364 नए मामले सामने आए हैं। ऋषिकेश में 2 और मसूरी में 1 कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं। तो लगातार जिस तरीके से ग्राफ बढ़ रहा है उसको देखते हुए ऋषिकेश और मसूरी में कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं। देहरादून और हरिद्वार में सबसे ज्यादा केस सामने आ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में देवभूमि में 364 नए मामले सामने आए हैं। देहरादून और हरिद्वार में सबसे ज्यादा प्रभाव कोरोना का देखने को मिल रहा है। हालांकि इससे पहले भी जब कोरोना की शुरुआत हुई थी तब भी देहरादून और हरिद्वार में ही सबसे ज्यादा केस सामने आए थे और ऐसे में ऋषिकेश में 2 और मसूरी में 1 कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं। यानी कि अब कंटेनमेंट जोन बनाने की तैयारी की जा रही है। जहां पर सबसे ज्यादा केस सामने आ रहे हैं उन क्षेत्रों को, उन इलाकों को कंटेनमेंट जोन घोषित किया जा रहा है और इसके बाद सैनिटाइजेशन का काम शुरू किया जाएगा। ऋषिकेश की बात की जाए तो वहां पर 2 और मसूरी में 1 कंटेनमेंट जोन बनाया गया है। तो उत्तराखंड में फिर से कोरोना का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। और ज्यादा जानकारी के लिए रुक करते हैं हमारे संवाददाता चंद्रमोहन का, जो सीधे हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। चंद्रमोहन, उत्तराखंड में जो आंकड़े आ रहे हैं, बेहद डराने वाले आंकड़े सामने आ रहे हैं। फिलहाल क्या कुछ अपडेट आपके पास, कहां कितने केस सामने आए हैं? बिल्कुल, देखिए दीपिका, उत्तराखंड में एक बार फिर से कोरोना का जो ग्राफ है वो बढ़ने लगा है। अब पिछले 10 दिनों की अगर हम बात करते हैं तो लगातार संक्रमित मरीजों का जो आंकड़ा है उसमें बढ़ोतरी हो रही है। जो दिन भर की संख्या सामने आती है वो अब काफ़ी ज़्यादा हो गई है पहले की तुलना में। अगर 10 दिन पहले की बात करते हैं तो उत्तराखंड में जो दिन भर की संख्या सामने आती थी वो 500 से कम, माफ़ करेगा, 50 से कम संक्रमित मरीजों की संख्या सामने आती थी। लेकिन अब कल 364 नए संक्रमित मरीजों की पुष्टि हुई। उससे पहले 500 नए संक्रमित मरीज सामने आए। रविवार को भी इसी तरह 300 से ज़्यादा नए संक्रमित मरीजों की पुष्टि हुई। तो पिछले 10 दिनों से आंकड़ा जो है वो फिर से बढ़ रहा है और राज्य सरकार की जो चुनौती है वो एक बार फिर से बढ़ गई है। देहरादून जो जिला है उसमें 8 कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं। पहले 10 दिन पहले जितने प्रतिबंधित क्षेत्र थे, कंटेनमेंट जोन थे, वो सभी मुक्त थे। कोई भी इस तरह से इतना प्रभाव किसी इलाके में नहीं था। लेकिन अब 8 कंटेनमेंट जोन देहरादून जिले में बनाए गए हैं, जिसमें देहरादून नगर निगम क्षेत्र जो है उसमें 5 कंटेनमेंट जोन है, ऋषिकेश में 2 कंटेनमेंट जोन है और 1 मसूरी में कंटेनमेंट जोन बनाया गया है। तो कहीं ना कहीं अब फिर से सख्ताई बढ़ती जा रही है और आगे संभावना है कि कोई बड़े फैसले तीरथ सरकार ले सकती है। 9 अप्रैल को कैबिनेट की बैठक होगी और उसमें भी कोरोना को लेकर और महाकुंभ की गाइडलाइन को लेकर कोई फैसला संभव है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से केसेस बढ़ रहे हैं तो राज्य सरकार को भी अब देखना पड़ेगा और कोई फैसला संभव है राज्य सरकार कैबिनेट की बैठक में ले सकती है। इसके अलावा सरकार के जो शासकीय प्रवक्ता हैं सुबोध उनियाल, उनसे भी कल हमने बातचीत की थी कोरोना के बढ़ते केसेस को लेकर। तो उनका भी साफ तौर पर यह कहना था फिलहाल लॉकडाउन को लेकर सरकार विचार नहीं कर रही है। लेकिन जिस तरीके से केसेस बढ़ रहे हैं तो आने वाले समय में हो सकता है कि राज्य सरकार लॉकडाउन के बारे में विचार करे, क्योंकि लॉकडाउन अगर उत्तराखंड में लगेगा, अब देहरादून या हरिद्वार जो सबसे ज़्यादा प्रभावित क्षेत्र हैं कोरोना से, तो अगर उत्तराखंड में अब लॉकडाउन लगेगा तो जो आर्थिकी है उस पर भारी असर पड़ेगा। ये एक उत्तराखंड का एक बड़ा लूप होल है, क्योंकि जब जो पिछला साल पूरा बीता उसमें 4 धाम यात्रा नहीं हो पाई, तमाम जो आयोजन और यही वजह है चंद्रमोहन, क्योंकि सरकार फैसलों से ही चाह रही है कि संक्रमण को रोका जा सके। जिस तरीके से टेस्टिंग को बढ़ावा दिया जा रहा है, जांच सभी की जा रही है। बने रहिए आप हमारे साथ, आगे भी आपसे जानकारी ली जाएगी। खबर हरिद्वार से है, जहां पर सभी अखाड़ों को भूमि मिल गई है और कई अखाड़ों की धर्म ध्वजाएं स्थापित भी की गई है। बैरागी अखाड़ों में हुई धर्म ध्वजा की स्थापना और महंत नरेंद्र गिरी भी इस दौरान मौजूद रहे। हरिद्वार में 118 नए कोरोना केस सामने आए हैं, लेकिन जो अखाड़ों की बात की जाए, धर्म ध्वजाएं उनकी स्थापित की गई है। तो अब धर्म ध्वजाएं स्थापित की गई हैं, कई अखाड़ों की धर्म ध्वजाएं स्थापित की गई हैं। बैरागी अखाड़ों में धर्म ध्वजा की स्थापना हुई है। तो जिस तरीके से आपको जानकारी दे रहे थे कि बैरागी अखाड़ों में धर्म ध्वजा की स्थापना हुई है, अब धर्म ध्वजा स्थापना का सिलसिला शुरू हुआ। महंत नरेंद्र गिरी भी इस दौरान मौजूद रहे
और इस दौरान जो धर्म ध्वजाएं हैं, बैरागी अखाड़ों में कई, जो कहा जा रहा है, कई धर्म ध्वजाएं स्थापित हुई। लेकिन जो चिंताजनक बात यह है कि कोरोना का आंकड़ा अब लगातार बढ़ रहा है। हरिद्वार में अगर बात की जाए तो 118 नए मामले सामने आए हैं, लेकिन इस बार अगर देखा जाए तो श्रद्धालुओं की संख्या में भारी कमी देखने को मिल रही है। हालांकि संक्रमण बढ़ रहा है, फैसले लिए जा रहे हैं, एहतियातन बरती जा रही है, लेकिन अब तक अगर बात करें बुकिंग की तो होटल्स में जो बुकिंग हुई है जो वो 25% कैंसिल की गई है। और इसी बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि लोगों में कितना डर का माहौल है। और संवाददाता शोभित वर्मा फोन लाइन पर जुड़ गए। शोभित, जिस तरीके से हम बता रहे हैं अपने दर्शकों को कि इस बार 25% जो होटल की बुकिंग है वो कैंसिल कर दी गई है, ऐसे में ये देखा जा रहा है कि श्रद्धालुओं में भी डर का माहौल है। बिल्कुल, आपने ठीक कहा दीपिका, क्योंकि जिस तरह से कोरोना के आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं, अभी फिलहाल की अगर बात की जाए तो 118 नए मामले हरिद्वार में देखने को मिले हैं, क्योंकि लगातार बॉर्डर पर जिस तरह से चेकिंग हो रही है और वहां पर जो सैंपल लिए जा रहे हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं कुंभ पे खतरा तो मंडरा ही रहा है। और लगातार जिस तरह से श्रद्धालुओं की बात की जाए तो श्रद्धालुओं में भी कमी देखने को मिली है, क्योंकि जिस तरह से लगातार श्रद्धालु पहुंच रहे थे और कोरोना का, क्योंकि बात की जाए अगर सरकार की, तो सरकार ने पहले जो पाबंदियां लगाई हुई थी वो कहीं ना कहीं अब जो पहले माफ कीजिएगा जो पाबंदियां हटाई गई थी वो दोबारा से लगा दी गई है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं श्रद्धालु भी डर रहे हैं हरिद्वार पहुंचने के लिए, क्योंकि लगातार कोरोना का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। तो ऐसे में हरिद्वार में ज्यादा दिक्कत ना हो, तो ऐसे में सख्ताई बढ़ती जा रही है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। आगे बढ़ते मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने कहा है कि कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए गांव-गांव में टीकाकरण किया जाएगा और सरकार को गांव में रह रहे बुजुर्गों की बहुत चिंता है। बुजुर्गों को आसानी से वैक्सीन लग सके, इसके लिए उन्होंने गांव स्तर पर टीकाकरण की व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि उत्तराखंड 100% कोविड वैक्सीनेशन करने वाला राज्य बने, इसके लिए फुल प्रूफ प्लान तैयार किया जाए। ये मुख्यमंत्री ने निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। तो लगातार टेस्टिंग पर जोर दिया जा रहा है, वैक्सीनेशन पर जोर दिया जा रहा है, जिससे संक्रमण जिस तरीके से फैल रहा है उससे लोगों को बचाया जा सके। खबर देहरादून से, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष करेंगे दूसरे चरण की शुरुआत। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक 6 अप्रैल से दौरा करेंगे। दूसरे चरण में 2 जिलों का दौरा करेंगे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक। उत्तरकाशी और उधम सिंह नगर का दौरा करेंगे। 6 दिवसीय दौरा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक का बताया जा रहा है। 6 अप्रैल से 11 अप्रैल तक 2 जिलों के दौरे पर रहेंगे मदन कौशिक। सल्ट उपचुनाव में पार्टी प्रत्याशी महेश जीना के लिए जनता से वोट अपील करेंगे। रैलियों को भी संबोधित करेंगे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक। तो 6 दिवसीय दौरा मदन कौशिक का रहने वाला है। 2 जिलों का दौरा करेंगे और उत्तरकाशी और उधम सिंह नगर इसमें शामिल हैं, जहां पर ये 6 दिवसीय दौरा बेहद खास इसलिए हो जाता है क्योंकि सल्ट विधानसभा सीट पर उपचुनाव होना है। इसको लेकर भी तैयारी की जांच भी करेंगे मदन कौशिक और इसके अलावा कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे और जमीनी स्तर पर किस तरीके से काम किया जाए, लोगों के बीच कैसे संवाद स्थापित किया जाए, लोगों से कैसे संपर्क बनाया जाए, इसको लेकर भी मदन कौशिक चर्चा करते हुए कार्यकर्ताओं से, मंत्रियों से नजर आएंगे। तो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष हैं मदन कौशिक, जिनके नेतृत्व में इस बार सल्ट विधानसभा सीट पर उपचुनाव होना है। ऐसे में तैयारियों में जुटी हुई है बीजेपी। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे संवाददाता चंद्रमोहन हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। बातचीत उनसे करते हैं। चंद्रमोहन, क्योंकि जैसे कि पहले भी हम चर्चा कर रहे थे कि नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक, उनके ही नेतृत्व में इस बार सल्ट विधानसभा सीट पर उपचुनाव हो रहा है। एक चुनौती मदन कौशिक के लिए जरूर रहने वाली है। बिल्कुल दीपिका, देखिए बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक के दूसरे चरण के दौरे 6 अप्रैल से प्रस्तावित हैं। 6 अप्रैल से लेकर 11 अप्रैल तक 6 दिवसीय दौरा उनका रहेगा। 2 जिलों का, उत्तरकाशी और उधम सिंह नगर में वो 6 दिन का प्रवास करेंगे। और ये लंबा इसलिए रखा गया है क्योंकि सल्ट उपचुनाव है और बीच बीच में वो पार्टी प्रत्याशी जो सल्ट उपचुनाव के लिए है महेश जीना, उनके समर्थन में रैलियों को संबोधित करने के लिए भी जाएंगे। तो इसलिए ये बड़ा दौरा उनका है, दूसरा चरण का उनका दौरा है। और
6 दिन में वो 2 जिलों का पूरा दौरा करेंगे। पहले चरण का जो दौरा था उसमें 3 जिलों को उन्होंने कवर किया था, पिथौरागढ़, बागेश्वर और चंपावत। 22 से 24 मार्च के बीच ये दौरा हुआ था पहले चरण का, और अब दूसरे चरण में वो 2 जिलों का दौरा करेंगे और 30 अप्रैल तक सभी प्रदेश के 13 जिलों में वो दौरा अपना कंप्लीट कर लेंगे। और जो दौरे उनके रहते हैं, 6 अप्रैल से जो दौरा 2 जिलों का प्रस्तावित है 6 दिवसीय, उसमें वो पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ, पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठकें करेंगे। संगठन का कामकाज किस तरह से क्षेत्र में चल रहा है, पदाधिकारियों की क्या संगठनात्मक कामकाज को आगे बढ़ाने के लिए क्या उनकी राय है, क्या उनका स्टैंड क्या है, किस तरह से वो देखते हैं, पार्टी किस तरह से खड़ी हो रही है क्षेत्रीय जो दोनों जिले हैं उसमें। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है उनके दौरे के दौरान, क्योंकि सल्ट उपचुनाव भी है और सल्ट उपचुनाव पहली परीक्षा बीजेपी के नवनियुक्त अध्यक्ष मदन कौशिक की है। 17 अप्रैल को मतदान होना है। इसके बाद 2022 का जो चुनाव है वो भी मदन कौशिक की अध्यक्षता में ही लड़ा जाएगा। संगठन की कमान उनको सौंपी गई है, कप्तान उनको नया बनाया गया है और उनसे अपेक्षा यही है कि 2017 का जो मैंडेट 57 सीटों का मिला था उसको कहीं ना कहीं वो बरकरार रखने में कामयाब हो, कार्यकर्ताओं के साथ संवाद करें, और इसीलिए उनको जाना भी जाता है। वो हमेशा लोगों को जोड़कर रखते हैं। और देखने वाली बात ये होगी इस बार, क्योंकि बीजेपी ने जो क्षेत्रीय समीकरण है उत्तराखंड के, उनको नजरअंदाज किया है। बिल्कुल चंद्रमोहन, चुनौती रहने वाली है मदन कौशिक के लिए, क्योंकि उनके ही नेतृत्व में इस बार चुनाव लड़ा जाना है। बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे अपडेट ली जाएगी। देहरादून से खबर है, उत्तराखंड के दौरे पर कांग्रेस प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव रहेंगे। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव के दौरे का दूसरा दिन है, उत्तराखंड दौरा है उनका। सल्ट में उपचुनाव की तैयारियों का जायजा लेंगे, कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक करेंगे। 2 अप्रैल से 5 अप्रैल तक का उत्तराखंड का दौरा है देवेंद्र यादव का। 4 और 5 अप्रैल को सल्ट में आयोजित उनके तमाम कार्यक्रम है और कांग्रेस प्रत्याशी गंगा पंचोली के समर्थन में अपील वोटों की करते हुए नजर आएंगे लोगों से। 5 अप्रैल को दोपहर 2 बजे दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे देवेंद्र यादव। उत्तराखंड दौरे पर हैं देवेंद्र यादव, जो कि कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी हैं। तो सल्ट विधानसभा सीट पर उपचुनाव होना है, इसको लेकर दोनों ही पार्टियां बीजेपी और कांग्रेस जोर शोर से जुटी हुई है। दोनों की तरफ से ही जीत के दावे किए जा रहे हैं। और लेकिन देवेंद्र यादव के दौरे की अगर बात की जाए तो बेहद अहम दौरा इसलिए भी क्योंकि एक तरफ मदन कौशिक के दौरे बताए जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ कांग्रेस प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव का दौरा, और कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के साथ मंथन करेंगे सल्ट विधानसभा सीट को लेकर, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से इस सीट पर दावेदारी की जा रही है और मजबूती के साथ चुनाव लड़ने की बात कांग्रेस की तरफ से भी की जा रही है। लेकिन देवेंद्र यादव के दौरे की अगर बात की जाए तो 2 से 5 अप्रैल तक उत्तराखंड का दौरा देवेंद्र यादव का है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक करेंगे, मंथन करेंगे, और 4 और 5 अप्रैल को सल्ट में उनके कार्यक्रम आयोजित है, यानी कि प्रचार करते हुए देवेंद्र यादव नजर आएंगे गंगा पंचोली के समर्थन में, क्योंकि गंगा पंचोली को कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवार बनाया गया है। इससे पहले भी गंगा पंचोली ही इस सीट से उम्मीदवार थी, हालांकि कुछ वोटों से वो हार गई थी, लेकिन इस बार भी पार्टी ने उन पर भरोसा जताया है। और खबर पर बातचीत करने के लिए चंद्रमोहन हमारे संवाददाता लाइव बने हुए हमारे साथ। चंद्रमोहन, जिस तरीके से एक तरफ बीजेपी वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस दोनों ही जीत के दावे कर रही हैं, लेकिन अगर प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव के दौरे की बात की जाए तो कितना अहम ये दौरा इसे माने? बिल्कुल दीपिका, दोनों प्रमुख दल हैं प्रदेश के, कांग्रेस और बीजेपी, और दोनों ने एक साथ ही अपने एक ही दिन आगे पीछे अपने प्रत्याशियों के नाम की घोषणा की और दोनों ने ही स्टार प्रचारकों की लिस्ट भी आगे पीछे ही जारी की। अब जो प्रभारी हैं कांग्रेस के, उनके दौरे लगे हैं। कल 2 अप्रैल को वो 4 दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड आए थे, वो कल रामनगर में रहे और आज सुबह रामनगर से वो सल्ट के लिए रवाना हो गए हैं। सल्ट विधानसभा का जो उपचुनाव होना है उसमें जो पार्टी प्रत्याशी है गंगा पंचोली, उनके समर्थन में वो तमाम जो तैयारियां हैं उसकी समीक्षा करेंगे। जिला अध्यक्षों के साथ, ब्लॉक अध्यक्षों के साथ उनकी बैठकें प्रस्तावित हैं। सोशल मीडिया की टीम के साथ भी वो बैठकें करेंगे। तो काफ़ी महत्वपूर्ण उनका दौरा है। कांग्रेस ने जब उनको प्रभारी बनाया था कांग्रेस, उत्तराखंड कांग्रेस का, उसके बाद से वो लगातार उत्तराखंड में सक्रिय हैं। छोटे बड़े जब कार्यक्रम होते हैं कांग्रेस के, उत्तराखंड कांग्रेस के, तो वो भी यहाँ पहुँचते हैं। और अब चूंकि उपचुनाव है, बीजेपी जैसी बड़ी पार्टी के साथ टक्कर है, तो उन्होंने भी मोर्चा संभाला है। और कल वो रामनगर पहुंचे थे, दिल्ली से सीधे वो रामनगर गए थे और आज रामनगर से वो सुबह ही सल्ट के लिए रवाना हो गए। और तमाम जो जिला स्तर के पदाधिकारी हैं, जिला स्तर की कार्यकारिणी है,
जिला अध्यक्ष है, ब्लॉक अध्यक्ष है, सोशल मीडिया की टीम है, उन सबके साथ वो बैठकें करेंगे और सल्ट उपचुनाव के लिए अपने जो पार्टी प्रत्याशी है कांग्रेस के गंगा पंचोली, उनके समर्थन में भी वो यानी कि देवेंद्र यादव आज बैठक का दौर चलेगा और कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत की जाएगी और आगे की रणनीति को लेकर मंथन किया जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका ये जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। खबर चमोली से है। पर्यटन सचिव दिलीप जावलकर ने कलेक्ट्रेट सभागार में अधिकारियों के साथ बैठक की और बद्रीनाथ मास्टर प्लान पर चर्चा की गई। उन्होंने कहा इस दौरान कि बद्रीनाथ में मास्टर प्लान के तहत 10 प्रोजेक्ट पर कार्य प्रस्तावित हैं। इन्हें 3 साल में पूरा किया जाना है। यात्रा सीजन के हिसाब से यहां पर कार्य करने के लिए 3 सालों में 18 महीने ही काम के लिए मिलेंगे। उन्होंने इन सब परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए कार्य समय से पूरा करने के निर्देश दिए। पर्यटन सचिव ने कहा है कि सभी विभाग मास्टर प्लान को ध्यान में रखते हुए एक रूपता के साथ कार्य करना सुनिश्चित करें। बिना डीएम की अनुमति के वहां कोई भी निर्माण कार्य नहीं किए जाएंगे। प्रत्येक विभाग के अधिकारियों को प्रस्तावित प्रोजेक्ट के साथ यूटिलिटी की खुद मैपिंग करने के निर्देश दिए हैं। राजस्व विभाग को समय पर भूमि से जुड़ी सभी समस्याओं का समाधान करने और लोनिवी को प्रोजेक्ट एरिया में चिन्हित भवनों के ध्वस्तीकरण के लिए धनराशि की डिमांड भेजने को कहा है। डीएम स्वाति एस भदौरिया ने मास्टर प्लान के तहत अब तक किए कार्यों के बारे में जानकारी भी दी है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। उत्तराखंड सरकार स्वास्थ्य सुविधाओं के प्रति भले ही लाख दावे कर रही हो, लेकिन नारसन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर इसकी कुछ हकीकत और ही नजर आ रही है। नारसन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर सुविधाओं के नाम पर मरीजों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। आलम यह है कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर मरीजों के लिए दवाई से लेकर डॉक्टर्स तक उपलब्ध नहीं है। मरीजों को डॉक्टर्स से मिलने के लिए 2-2 घंटे तक इंतजार करना पड़ता है, लेकिन डॉक्टर स्वास्थ्य केंद्र से नदारद नजर आते हैं। डॉक्टर्स की मनमानी के चलते कमरे पर ताले तक लटके हुए हैं। मरीजों का ये कहना है कि नारसन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर समय से नहीं पहुंचते हैं। डॉक्टर आने के बाद 2-4 मरीजों को देखते हैं और उन्हें ज्यादातर दवाई बाहर के मेडिकल से लिखकर देते हैं। तो हालत आपको बता रहे हैं कि हालत क्या है। घंटों मरीजों को इंतजार करना पड़ता है डॉक्टर्स का, और डॉक्टर्स आते भी हैं तो 1-2 मरीज देखकर निकल जाते हैं और जो दवाइयाँ लिखते हैं वो अस्पताल से नहीं बल्कि बाहर से लानी पड़ती है। और राव हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। राव, जिस तरीके के हालात नजर आ रहे हैं फिलहाल पूरा ये मामला बताइए कि डॉक्टर आते तो हैं लेकिन मरीजों को कम देखते हैं और वहां से निकल जाते हैं। जी बिल्कुल जी, पूरा मामला है रुड़की के नारसन का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का है, जहां पर जो डॉक्टर हैं पूरी तरीके से उनकी नाकामी जो है उजागर हो रही है। इस स्वास्थ्य केंद्र में जो है लगभग 7 से 8 डॉक्टर जो है वो तैनात है और डॉक्टरों की जो ड्यूटी है वो 8 बजे अस्पताल पहुंचने के, पर इस अस्पताल की कंडीशन ये है कि 10 से 11 के बीच में डॉक्टर जो है यहाँ अस्पताल में पहुंचते हैं और मरीज जो है सुबह 7 बजे जो है पर्ची लेकर लाइन में डॉक्टरों का इंतजार करते रहते हैं कई घंटे तक के। और जब डॉक्टर पहुंचते हैं तो 1-2 मरीज को ही देख पाते हैं और उसके बाद जो है दवाइयाँ जो है पूरी तरीके से बाहर मेडिकलों से लिखी हुई है। और जिस तरीके से मरीजों का कहना है कि जो डॉक्टर्स हैं उनकी पूरी साठ-गांठ मेडिकल जो स्वामी है उनके साथ है, जिस वजह से वो जो है दवाइयाँ लिखते हैं। तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि जो मरीज है उनकी जेबों पे जो है ना ये डॉक्टर जो सरकारी डॉक्टर जो है वो खुलेआम डाका डलवा रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग जिस तरीके से पूरे दावे कर रहा है कि स्वास्थ्य सेवा देने के लिए, कहीं ना कहीं ये डॉक्टर जो है पूरे तरीके से एक पलीता लगाते हुए नजर आ रहे हैं। जी ठीक है राव, बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने सल्ट विधानसभा उपचुनाव के लिए विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष और विधायक गोविंद सिंह कुंजवाल की अध्यक्षता में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की चुनाव संचालन समिति का गठन किया है। इस संबंध में प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में पत्रकारों से वार्ता करते हुए प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने संचालन समिति की सूची जारी करते हुए बताया है कि सल्ट विधानसभा उपचुनाव के लिए गोविंद सिंह गुंज्याल की अध्यक्षता में गठित 19 सदस्यीय चुनाव संचालन समिति में राज्यसभा सांसद प्रदीप टमटा और विधानसभा में कांग्रेस विधायक दल के उपनेता करण माहरा, विधायक हरीश धामी, पूर्व विधायक मयूख मेहर समेत अन्य नेताओं को समिति में शामिल किया गया है। प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने चुनाव संचालन समिति से तत्काल चुनाव संचालन की कार्रवाई विधिवत रूप से शुरू करने की अपेक्षा की है।
प्रदेश में संगठन को लेकर जहां आम आदमी पार्टी लगातार अभियान चला रही है, तो वहीं हल्द्वानी में भी संगठन की मजबूती को लेकर आम आदमी पार्टी ने पार्टी कार्यकर्ता डिंपल पांडे को हल्द्वानी महानगर इकाई का जिलाध्यक्ष घोषित कर दिया है, जहां पार्टी कार्यालय में कई बाकी लोगों को पार्टी की सदस्यता दिलाई गई। और तो वहीं आपके प्रदेश प्रवक्ता समेत टिक्कू का कहना है कि आम आदमी पार्टी जनता के अनुरूप प्रदेश में सबसे पहले अपने संगठन को मजबूत कर रही है। उनका कहना है कि जनता के बीच से लोगों का उन्हें लगातार समर्थन मिल रहा है। वहीं जनता आम आदमी पार्टी को विकल्प के तौर पर नहीं बल्कि अहम पार्टी के रूप में देख रही है। वहीं मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर जब उनसे सवाल किया गया तो उनका कहना था इस पर कि पार्टी जनता के आकांक्षा के अनुरूप प्रदेश से ही मुख्यमंत्री के लिए चेहरा घोषित करेगी। संगठन अपना खड़ा कर रहे हैं और आप यकीन मानिए अभी जो पहली हमारी प्रायोरिटी है वो संगठन खड़ा करने की है। हमारा जिस तरीके से हमें जनता द्वारा हाथों हाथ लिया जा रहा है, जिस तरह से अरविंद केजरीवाल जी की नीतियाँ जो लोगों के द्वारा जो लोग प्रभावित हैं उससे, तो बड़ी जल्दी हमारा संगठन खड़ा होगा और हम आम चुनाव में अब जब हम भागीदारी करेंगे इन 70 विधानसभाओं की, उसके बाद जो एक नतीजा आएगा तो आप ये समझ लीजिए कि हम मुख्य धारा की पार्टी के रूप में अपने को स्थापित करेंगे, ना कि विकल्प के रूप में। कहा यह जा रहा है कि आप घबरा रहे हैं पहाड़ नहीं, ऐसी बिल्कुल कोई बात नहीं है कि यार कोई घबराहट नहीं, जब हमने सर में कफन बांध लिया फिर किससे डरना है, ऐसी कोई बात नहीं है। अभी संगठन की तैयारी चल रही है और जैसे ही मौका मिलेगा उस समय आप देखिएगा कि जिस तरीके से जो नतीजे होंगे आप सब भी बहुत खुश होंगे, क्योंकि जिस तरह से लोग प्रताड़ित हैं वो खुद चाहते हैं, जन जन तक हम लोग पहुंच रहे हैं, वो चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी आए और अरविंद केजरीवाल के सिपाही के रूप में हम आके जो है जो कार्य करेंगे और इस देश की, इस प्रदेश की दशा और दिशा दोनों बदलेंगे। समित जी, उत्तराखंड जो भी हमारा चेहरा रहेगा आप निश्चिंत रहिए, वो सभी को बहुत प्रभावित करेगा। आप सब उत्तराखंड की जनता, एक एक जनता, जब हम वो चेहरा घोषित करेंगे तो एक एक जनता जो है उत्तराखंड की वो खुश होगी कि हमारे बीच का, हमारे ही प्रदेश का एक इतना मेहनती, कर्मठ और जो प्रदेश के बारे में सोचता है वही चेहरा हम आपके सामने लेके आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। टिहरी पहुंचे कैबिनेट मंत्री बिशन सिंह चुफाल ने कहा कि इस बार पीने का पानी का संकट गहरा सकता है, जिसके लिए सरकार ने पूरी तरह से तैयारी कर ली है। मंत्री ने कहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों के लोग को प्यास बुझाई जाएगी उनकी। और पेयजल मंत्री बिशन सिंह चुफाल ने कहा कि मसूरी फलपट्टी पंपिंग योजना से ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को पानी दिया जाएगा, जिसके लिए पेयजल विभाग को कहा गया है कि वो योजना समय सीमा पर पूरी करे, जिससे वो आने वाले पर्यटकों को भी पानी उपलब्ध हो सके। शियार पंपिंग योजना पर मंत्री ने कहा कि इस पंपिंग योजना से भी ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को पानी मिल पाएगा। और फिलहाल अपना उत्तराखंड में बस इतना ही, लेकिन खबरों की ज्यादा जानकारी के लिए आप www.hindikhabar.com पर विजिट भी कर सकते हैं। नमस्कार।